तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है कहानी के इस एपिसोड में। मंडे है आज 15 जुलाई और कल संडे। उम्मीद है कि, मुझे लगता नहीं है वैसे कि शायद ही किसी ने छोड़ा हो कल का मैच फाइनल। और मुझे जोस बटलर की एक आज कोट पढ़ रहा था और मुझे बिल्कुल सही लगा। जोस बटलर ने ये कहा था कि मुझे लगता है कि मैं क्रिकेट में सारी चीज़ें देख चुका हूँ जो जो होता है, लेकिन कल जो हुआ उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। वही ख्याल मेरा था। जब से मैं बचपन से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ या तो खेलता हूँ या मैच देखता हूँ, ऐसा मैच कभी नहीं देखा। मतलब और इससे बड़ा फाइनल शायद वर्ल्ड कप का, इससे अच्छा फाइनल भी नहीं हुआ। वर्ल्ड कप या किसी भी बड़े टूर्नामेंट का फाइनल शायद ऐसा ना हुआ हो जो कल हुआ। और एक कल दुविधा ये भी थी कि एक साथ दो दो चीज़ें चल रही थी। एक तरफ विंबलडन चल रहा था और फेडरर का चूँकि फ़ैन हूँ तो एक बार तो चैंपियनशिप पॉइंट, मैच पॉइंट भी आ गए थे 2-2, लेकिन रॉजर फेडरर सबसे लंबे चले फाइनल मुकाबले में उधर हार गए। इधर मैच का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 50-50 ओवर हो गए, 100 ओवर में फैसला नहीं हुआ, फिर एक एक ओवर एक्स्ट्रा दिया गया। 102 ओवर के बाद भी ये पता नहीं चला किस टीम ने ज़्यादा रन बनाए। दोनों के बराबर थे। 241 न्यूजीलैंड ने बनाए, इंग्लैंड ने भी 241। सुपर ओवर में इंग्लैंड ने बनाए 15, न्यूजीलैंड ने भी बनाए 15, लेकिन बाउंड्री पूरी इनिंग में करीब 8 ज़्यादा थी इंग्लैंड की, और इसलिए इंग्लैंड वर्ल्ड चैम्पियन है। हालांकि मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप पे दोनों टीमों का नाम होना चाहिए। जिस तरीके खेला है तो चैम्पियन इंग्लैंड है। हालांकि मुझे शुरू से लग रहा था कि वो इंग्लैंड जिस तरीके के फॉर्म में 3 साल से वो बनेगी, लेकिन न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से खेला मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो मैं न्यूजीलैंड का भी बड़ा फ़ैन हो गया कल से। अजीब मैच था, इसके बारे में फिर किसी दिन तसल्ली से बात करेंगे। अब वापस अपने मुद्दे पे आते हैं, आज की कहानी पे। ये कहानी एक्चुअली मेरी लिस्ट में नहीं था। इस वक्त मैं माफ़ी के साथ भूल रहा हूँ। एक क्राइम टीम जो क्राइम तक के फैमिली के मेंबर हैं, उन्होंने ही मुझे मेल लिख के कहा था कि आप ये कहानी सुनाएं। पुणे से हैं वो शायद। तो पुणे की कहानी है आज। और इसी कहानी के जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एक लाइन पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी उसमें, कि पुणे के बारे में पहले ये कहा जाता था कि ये वो शहर है जहाँ आप रिटायरमेंट के बाद आकर आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मतलब रिटायरमेंट के बाद की लाइफ के लिए पुणे बेस्ट है। हालांकि अब बदल गया पुणे बहुत। मुझे 3-4 बार जाने का मौका मिला। अच्छा शहर है, खूबसूरत है, वेदर भी बड़ा अच्छा होता है। लेकिन ये सारी अच्छाई, सारी चीज़ें एक साल के लिए पुणे को किसी की नज़र लग गई थी, और ये साल था 1976 से 77। जनवरी 1976 से मार्च 1977 तक, मतलब करीब 12-14 महीने में जो कुछ पुणे में हुआ वो उससे पहले शायद नहीं हुआ, उसके दूसरा मिसाल आगे नहीं मिला। तो आज की कहानी वहीं की है कि ऐसा क्राइम होता है कि जो हर पुणेकर है, हर पुणे वाले अपने आप को यही कहते हैं, उनके अंदर ऐसी दहशत, खौफ और डर था कि जो लोग रात को लेट तक घूमते थे वो सड़कें खाली हो गई, थिएटर खाली हो गए, नाइट शो और इवनिंग शो, सिनेमा हॉल में कोई नहीं जाता। लोग अंधेरा होता और 6-7 बजे तक कोशिश करते कि अपने घर को लौट जाएं। और ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। ऐसी दहशत की मतलब वहाँ पे उस वक्त तस्वीर थी। आलम ये था कि पुलिस पेट्रोलिंग कर रही होती थी, लेकिन उससे भी लोगों को तसल्ली नहीं हुई। तो वहाँ के उस वक्त के पुलिस कमिश्नर को बाकायदा रिक्वेस्ट करके वहाँ पे सीआरपीएफ को बुलवाना पड़ा था गश्त के लिए। और सीआरपीएफ की पूरी एक बटालियन शायद पुणे की सड़कों पे हुआ करती थी रात को, निगरानी के लिए, पहरे के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि उससे खौफ का अंदाज़ा क्या है। इस पूरी कहानी को एक और नाम भी से जाना जाता है, वह जोशी अभ्यंकर केस। ये 2 अलग अलग नाम है फैमिली के, जोशी और अभ्यंकर। तो इनके मर्डर से जुड़े हुए है। करीब साल भर के अंदर पुणे में एक के बाद एक 10 कत्ल होता है। लेकिन वो जो 10 कत्ल हुआ, उसका जो तरीका था और जिन लोगों का हुआ, उसके बाद उस चीज़ ने पूरे पुणे शहर को सकते में डाल दिया था। हर घर में एक तरह का खौफ था कि शाम होने के बाद अगर कोई अनजान घर में आ गया तो क्या होगा, शायद अगली बारी मेरी है। तो ये डर जो है आमतौर पे क्राइम के मामले में ऐसा देखा गया है कि ठीक है कहीं पे होता है,
लोग उस वक्त देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन ये वारदात हर एक के जहन में वहाँ बैठ गई थी। तो हर पुणे वाला, हर पुणेकर उस वक्त घबराया हुआ, डरा हुआ था। मीडिया में भी खबरें खूब आई। यही वजह है कि पुलिस के अलावा सीआरपीएफ की गश्त वहाँ पर बाकायदा बुलाई गई। लोगों ने अपने घर के दरवाजे अंधेरा होते ही बंद करना शुरू कर दिया। कोई बाहर नहीं निकलता जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। इमरजेंसी में भी कोई बाहर जाता तो अपने साथ ये देख लेता कि और भी लोग हों। डर का आलम ये था। कहानी का एक पार्ट ये है। कहानी का इसमें दूसरा पार्ट ये है कि ये इकलौता केस है जो हम लोग हिंदुस्तान की जुडिशरी सिस्टम पे और अदालत में होने वाले फैसले पे देरी का इल्ज़ाम लगाते हैं, ये उससे थोड़ा हटकर है। क्योंकि इस केस को अदालत ने भी गंभीरता से लिया, समझा और बहुत जल्दी इसका फ़ैसला भी किया। मतलब न सिर्फ फैसला किया बल्कि आखिरी जो हिंदुस्तान में शायद एक साथ जो फांसी दी गई है सबसे ज़्यादा, ये इसी केस से जुड़ा हुआ रिकॉर्ड है। 1983 में पुणे की यरवदा जेल में एक साथ 4 फांसी हुई थी और ये 4 पुणे के गुनहगार थे जिनको फांसी हुई थी। अब पूरी कहानी क्या थी, पुणे के लोग क्यों डर रहे थे, क्यों कत्ल हो रहा था, ये मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। पुणे में एक जगह है तिलक रोड। तिलक रोड के पास एक अभिनव कला महाविद्यालय है जहाँ आर्ट्स की और इसकी पढ़ाई होती है, कॉमर्शियल आर्ट की। तो अभिनव कला महाविद्यालय में सारे बच्चे पढ़ते थे। वहाँ पे 4 लड़के भी पढ़ते थे, राजेंद्र जक्काल, दिलीप सुतार, शांताराम कनौजी और मुनव्वर हारून शाह। तो राजेंद्र, दिलीप, शांताराम और मुनव्वर, ये चारों भी उसी कॉमर्शियल आर्ट्स के स्टूडेंट थे अभिनव कला महाविद्यालय के। बट बाकी स्टूडेंट्स की तरह इन लोगों का पढ़ाई में ध्यान बहुत कम रहता था। इनको गलत बहुत सारी आदतें थी, लत थी, शराब पीने की, चोरी करने की, और बहुत अच्छे फैमिली से भी नहीं थे, तो पैसे भी नहीं देते कि घर वाले इनकी ख्वाहिश पूरी कर सकें। तो इनका अक्सर कॉलेज के अंदर झगड़ा भी होता था, मारपीट भी होती थी, और शराब और नशे के लिए जब पैसे कम पड़ते थे तो इन्होंने लोगों की जो बाइक, स्कूटर, इसको चुराना शुरू कर दिया और चुरा चुरा कर बेचना शुरू कर दिया। तो ये कॉलेज से ही इनकी जो फितरत थी वो एक क्राइम और क्रिमिनल की तरह थी। ये सारी चीज़ें चलती रही, मारपीट, चोरी, शराब, सब कुछ। फिर धीरे धीरे इन चारों ने मिलके, चूँकि चारों बदनाम हो चुके थे, चारों का नाम एक साथ आता था, तो इन्होंने एक अपना, यही 4 मिलके इन्होंने कहा अपना एक गैंग बनाते हैं और गैंग बनाने के बाद पैसे कमाते हैं। कमाल देखिए कि इसी कॉलेज जहाँ पे ये अभिनव कला महाविद्यालय है, इसके ठीक पीछे एक छोटा सा होटल था जिसका नाम था विश्वा। उस विश्वा होटल के जो मालिक सुंदर हेगड़े, उनका बेटा प्रकाश, वो भी इसी कॉलेज में पढ़ता था और इन चारों के साथ था। और ये चारों उस प्रकाश को जानते थे कि कॉलेज के पीछे होटल है। कई बार गए भी तो वो लोग उस होटल में खाने, छोटा सा ढाबा टाइप। तो जब इन्होंने गैंग बनाया और कहा कि कुछ करते हैं, तो पहला टारगेट इन्होंने जो किया, अपने ही कॉलेज के साथी प्रकाश को, 20-22 साल का लड़का। 16 जनवरी 1976 पुणे में दहशत की कहानी यहीं से शुरू होती है। ये चारों अपने एक और दोस्त को लेकर, जो वहीं पे उसी कॉलेज में पढ़ते थे, उसको अपने साथ मिलाते हैं और वो कहते हैं कि प्रकाश को लेकर आते हैं और हम लोग उससे कुछ ऐसे ही पैसे वैसे वसूलेंगे। अच्छा, इन चारों के बारे में सबको पता था। तो जो इनका दोस्त था उसे भी मालूम था कि ठीक है ये कुछ करेगा, वो भी थोड़ा बिगड़ा हुआ था, तो वो मान जाता है। और फिर ये चारों 16 जनवरी को उसको अपने पास ले आते हैं। ये चारों प्रकाश को अपने साथ लेके चलते हैं और फिर जो इनमें जक्काल था, एक राजेंद्र जक्काल, अपने एक जानने वाले के घर पे ले जाता है प्रकाश को। और प्रकाश से फिर वहाँ पे ले जाने के बाद फोर्सफुली कहता है एक लेटर पे कि तुम लिखो कि तुम अपनी मर्ज़ी से
नहीं कि तुम हमारे कब्जे में हो और ये चीज़ें हैं और नीचे साइन करो। जान के खातिर प्रकाश लिखता और नीचे साइन भी कर देता है। तो ये एक तरह से उसका किडनैप किया था इन्होंने। अब ये लेटर प्रकाश के बाप सुंदर हेगड़े को देना था, फिर उनसे पैसे लेने थे फिरौती के। जब लेटर लिख चुका प्रकाश, लेटर लिखने के बाद इन चारों ने पहली बार नायलॉन की रस्सी से प्रकाश का गला घोटा। उसके मुंह में एक तो कपड़ा डाला, फिर नायलॉन की रस्सी से एक गांठ बनाया और उस गांठ को उसके गले में डाला और खींचा, और तब तक खींचा जब तक कि प्रकाश मर नहीं गया। मारने के बाद एक लोहे के वहाँ पे ड्रम था, उस ड्रम के अंदर उसकी बॉडी डाली और फिर उसको वहीं पे एक पेशवा पार्क के पास कोई एक लेक है, वहाँ पे ले जाकर उस ड्रम को उसमें डाल दिया। पहला कत्ल इन्होंने प्रकाश का किया था 16 जनवरी 1976 को, अपने ही कॉलेज के एक दोस्त का, जिसके बाप का होटल था। अब उससे पैसे लेने थे। रात को कत्ल करने के बाद अगले दिन ये वो लेटर जिस पे इन्होंने प्रकाश से ज़बरदस्ती साइन कराया था उसके बाप को भेजते हैं। प्रकाश उस दिन घर लौटा नहीं था, बाप परेशान, घर वाले परेशान। इस दौरान में जब लेटर मिलता है तो उन्हें लगता है कि किडनैप हो गया। वो पुलिस के पास भागते हैं, पुलिस को लेटर दिखाते हैं। तभी एक चीज़ अचानक खटकती है प्रकाश के फादर को। वो ये कि उस लेटर में नीचे साइन की जगह पे प्रकाश ने अपना नाम लिखा था। हैंडराइटिंग प्रकाश की थी, वो सब पूरे घर वाले मान गए, कॉपी के साथ भी उसका मिलान किया गया सब। लेकिन प्रकाश नाम देखकर उनके फादर को थोड़ा सा डाउट हुआ, इसलिए कि प्रकाश हमेशा जब कुछ लिखता था तो उसका घर का नाम देवदास था। तो हमेशा अगर घर वालों को कुछ लिखता था तो नीचे देवदास अपना नाम लिखता था। तो फादर को लगा कि ये उससे ज़बरदस्ती लिखाया गया और वो कहीं ख़तरे में है। उन्होंने पुलिस को ये चीज़ बताई, लेकिन वही होता है कि जब तक शुरुआत में कुछ हो नहीं, पुलिस भी उसको लाइटली लेती है। पुलिस ने लाइटली लिया, केस की छानबीन उस तरीके से की नहीं। उन्हें लगा कि कुछ हो जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। दिन बीत गया, प्रकाश नहीं मिला। जनवरी से अगस्त आ जाता है। अगस्त में अब ये लोग प्रकाश का कत्ल करने के बाद वहाँ से ये कि पुलिस ना पकड़े, कोल्हापुर निकल लेते हैं। और कोल्हापुर में एक बिजनेसमैन के घर पे ये वहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं रॉबरी करने की। लेकिन वो बिजनेसमैन के लोग, वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा थी, ये नाकाम होते हैं। फिर कोल्हापुर से भाग आते हैं और वापस फिर पुणे का रुख करते हैं। 31 अक्टूबर 1976, 31 अक्टूबर 1976, ये चारों बहुत दिन हो गया था। अब इनको था कि कुछ बड़ा हाथ मारना है। पुणे के विजयनगर में अच्युत जोशी अपनी फैमिली के साथ, अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वहाँ के वेल नोन, जानने वाले अच्छे लोग। ये चारों जोशी जी के घर में एंट्री मारते हैं और उसके बाद अच्युत जोशी जी और उनकी वाइफ उषा, इन दोनों के मुंह में कपड़े ठूंसते हैं। नायलॉन की उसी रस्सी से जो प्रकाश का जैसे कत्ल किया था, गांठ बना के दोनों को बारी बारी कत्ल करते हैं। और उसका लूटपाट जब शुरू करते हैं, तभी इत्तेफाक से उषा का बेटा आनंद, वो कहीं उस वक्त बाहर गया हुआ था, वो घर के अंदर आ जाता है। जैसे ही आता है ये लोग फिर आनंद के ऊपर भी काबू पा लेते हैं। उसके बाद आनंद के सारे कपड़े उतार देते हैं। आनंद को नंगा करने के बाद फिर पूछते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या रखा है। फिर वो जो भी चीज़ें बताता है, उसके बाद आखिर में निकलने से पहले फिर आनंद के मुंह में कपड़ा डालते हैं, नायलॉन की रस्सी से सेम उसी तरीके से गला घोटते हैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले आनंद की माँ उषा और उसके पिता अच्युत जोशी जी का गला घोटा था, और उससे पहले प्रकाश का। उस घर से ये लोग, इन्हें उम्मीद थी कि बहुत कुछ मिलेगा। एक घड़ी मिली, कुछ हज़ार रुपये मिले और उषा का मंगलसूत्र, बस ये चीज़ें थी। ये लेकर चले गए। प्रकाश के कत्ल को लेकर पुलिस उतनी संजीदा नहीं थी, उतना हाई प्रोफाइल मामला नहीं था। लेकिन जैसे ही अच्युत जोशी जी के घर के इस कत्ल की कहानी बाहर आई, और उस कहानी में एक अजीब भी कि तीनों को नायलॉन की रस्सी से गला घोटा गया और आनंद जो उनका बेटा था उसके सारे कपड़े उतार लिए गए थे, तो ये जब मीडिया में खबरें आईं और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब बाकी रिपोर्टर ने और तफ्तीश की, तो इसी तरीके खबर की ऐसी एक और कत्ल हुआ, मतलब वहाँ पे हुआ था पुणे के कहीं बाहर। लेकिन उसमें सिर्फ फ़र्क इतना था कि नायलॉन की रस्सी का इस्तेमाल नहीं किया गया था।
तब कुछ जर्नलिस्ट ने और भी कत्लों को इससे जोड़ना शुरू किया, लेकिन पुलिस का मानना था कि नहीं, ये शायद इकलौता ऐसा मामला है। लेकिन एक फैमिली पुणे जैसे शहर में घुसकर हस्बैंड वाइफ बेटे को मारना, इस तरीके से मारना, बेटे के कपड़े उतारना और फिर चले जाना, इस खबर ने लोगों को डराना शुरू किया। यहीं से बुनियाद पड़ी। मीडिया में फ्रंट पेज पे सारी खबरें आई, ये चारों भी घबराए। इसके बाद अक्टूबर 31 ख़त्म होता है, करीब 15-20 दिन बीत जाता है, चूँकि हाथ इन्होंने बड़ा मारा नहीं था। 22 नवंबर 1976 को ये तीसरा अटेम्प्ट करते हैं पुणे में। इस बार यशोमती बाफना, एक वहाँ पे उनका बंगलो, अच्छा खासा बंगलो, वहाँ ये लोग रात को घुसते हैं 22 नवंबर को। लेकिन वहाँ पे उस वक्त बाफना के 2 नौकर थे जो हट्टे कट्टे थे। ये 4 थे, लेकिन वो 2 नौकर और बाफना, ये लोग उनके साथ उलझते हैं। इन चारों को लगता है कि शायद फंस जाएंगे या हमें से कोई एक आग पकड़ा जाएगा, तो ये अपना इरादा छोड़ देते हैं और उस दीवार को फांद कर किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर चारों भाग जाते हैं। ये इंसिडेंट होने से रह गया। बाफना बाद में पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे पुणे पुलिस थोड़ी सी मार खा जाती है। वो इस केस को एक आम रॉबरी या अटेम्प्ट टू बल्गरी इस टाइप का केस मान के उन चारों के बारे में ज़्यादा कुछ लिखती तो है रिपोर्ट, ज़्यादा तफ्तीश नहीं करती। और ये सबसे बड़ी गलती थी पुलिस की, क्योंकि 22 नवंबर के एक हफ्ते के बाद पुणे में सबसे बड़ा इंसिडेंट होता है। अब 1 दिसंबर 1976, 1 दिसंबर रात करीब 8 बजे स्मृति करके एक बंगला है, स्मृति, पुणे में। बहुत उस वक्त, मतलब इस केस के बाद तो बहुत सारे लोग जाया करते थे वहाँ पे। अब भंडारकर रोड पे है ये। तो यहाँ पे ये लोग एक संस्कृत के बहुत ही स्कॉलर जाने माने, जिनका नाम था काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जोशी अभ्यंकर मर्डर के नाम से ये केस बहुत मशहूर है। तो संस्कृत के स्कॉलर काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर, जिनकी उम्र उस वक्त 88 साल थी, 88 ईयर्स ओल्ड थे 76 में। तो इस स्मृति बंगलों में काशीनाथ शास्त्री जी, उनकी पत्नी इंदिराबाई जिनकी उम्र 76 साल थी, उनकी मेड सखू भाई, इसके अलावा एक पोती जय जिसकी उम्र 21 साल थी और पोता धनंजय जिसकी उम्र 19 साल थी। 5 लोग 1 दिसंबर 1976 को उस बंगले में थे। ये 4 लोग वहाँ एंट्री करते हैं। सबसे पहले गेट पे इनको अभ्यंकर मिलते हैं, चारों को। ये अपने साथ कपड़े की एक पोटली बना के चलते थे, छोटा सा। तो सबसे पहले अभ्यंकर के मुंह में वो कपड़ा ठूंसते हैं, दूसरा शख्स नायलॉन की रस्सी गले में डालता है और लेकर अंदर चलता है। अभ्यंकर को गला घोट के मार देते हैं। इसके बाद दूसरी शिकार बनती हैं उनकी पत्नी इंदिराबाई। सेम उनके गले में भी कपड़ा ठूंसा जाता है, फिर नायलॉन की रस्सी से गला घोटा जाता है। इसके बाद मेड को इसी तरीके से मारा जाता है। इसके बाद धनंजय जो पोता था, इसको इसी तरीके से मारा जाता है। आखिरी में बचती है जय, जिनकी पोती थी, 21 साल उम्र थी। ये उसको मारते नहीं हैं। ये जो उषा के बेटे के साथ, आनंद के साथ हुआ था 31 अक्टूबर 1986, जो जोशी के बेटे के साथ, उसके सारे कपड़े उतरवाते हैं। यहाँ पे भी अभ्यंकर की पोती के वो सारे अपने उसको धमका कर उसको सारे कपड़े उतरवा देते हैं। उसके बाद उससे पूछते हैं कि कहाँ कहाँ और क्या क्या रखा हुआ है। वो बेचारी डर के हमारे सब कुछ बताती है, क्योंकि वो देख भी चुकी थी कि यहाँ पे तमाम उसके अपनों की लाशें पड़ी हैं। तो आप समझ सकते हैं। फिर वो वहाँ जहाँ जहाँ पे वो बोलते हैं वो वैसा ऐसा करती है, सब बता देती है। अब उनके जाने की बारी थी। चलते चलते उनमें से फिर एक जय के मुंह में भी कपड़ा ठूंसता है और नायलॉन की रस्सी से उसका गला घोटता है, और उसको भी मारने के बाद फिर ये 5 वहाँ से चले जाते हैं। इस इंसिडेंट के करीब 1-1.5 घंटे के बाद जो अभ्यंकर के बड़े बेटे और उनकी पत्नी थी, ये किसी फंक्शन में गए हुए थे। ये वहाँ से लौटते हैं, और जब लौटते हैं तो घर के अंदर एक साथ 5 देखते हैं। जाहिर सी बात है, इसके बाद चीख पुकार मचता है, पुलिस तक बात पहुँचती है, और सुबह हर अखबार में फिर से हेडलाइन, पुणे के एक फैमिली के 5 लोगों का कत्ल।
अब इस इंसिडेंट के बाद, अभयंकर की फैमिली की मौत के बाद पुणे में दहशत एकदम अपने मतलब ऐसा था कि लोग वाकई डरने लगे, घबराने लगे। इसी के बाद हालात ये हुए थे, इस इंसिडेंट के बाद, कि सीआरपीएफ की टुकड़ी को बुलाना पड़ा गश्त करने के लिए, पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ानी पड़ी, लोगों से कहा गया कि आप घबराए नहीं, लोगों ने घर से निकलना छोड़ दिया, नाइट शो, इवनिंग शो, पिक्चर देखने छोड़ दिए, हॉल खाली, थिएटर खाली, और इन सब चीज़ों के लिए पुणे काफ़ी जाना जाता है। लेकिन कातिल का पता नहीं चला, तो लोग अब डर रहे हैं, घरों में सिमटे हुए हैं ये पूरे कुछ महीने, और हर एक को ये कि पता नहीं कब किसके घर में कौन घुस जाए। और जिस तरीके से कहानी सामने आ रही थी, क्योंकि कातिल पता नहीं, कातिल का मकसद पता नहीं, चेहरा नहीं मालूम, क्यों मार रहा है ये नहीं मालूम, और सारे कत्ल में एक ही कातिल है या एक ही गैंग है ये तक पुलिस को नहीं मालूम। पुलिस एकदम अंधेरे में। ये दिसंबर के बाद 2 महीने और बीत गए, जनवरी फरवरी बीत गया, कातिल का कुछ पता नहीं। पुणे के लोगों के मन से दहशत जा नहीं रही है। तभी 23 मार्च 1977 आ जाता है, अभयंकर की फैमिली के कत्ल के 3 महीने बाद। 3 महीने के बाद अनिल गोखले नाम का एक लड़का, जो कि उसी कॉमर्शियल कॉलेज का कॉमर्शियल आर्ट का स्टूडेंट पढ़ने वाला, जिसके ये चारों थे, वहीं का स्टूडेंट था। 23 मार्च 1977 को अनिल गोखले कहीं जा रहा था। ये चारों जक्काल और ये जो लड़के थे, ये अनिल गोखले को मिलते हैं, इसको लेकर जाते हैं एक सुनसान जगह पे, अपने दोस्त के घर पे। उसी तरह नायलॉन की रस्सी से अनिल को भी ये मारते हैं, और फिर उसकी बॉडी को वहीं पे एक मुल्ला मुठा रिवर है, बुन या बन गार्डन है शायद, वहाँ पे डंप कर देते हैं 23 मार्च 1977 को। अनिल का कत्ल पुणे में होने वाला ये 10वां कत्ल था, क्योंकि पहला कत्ल प्रकाश का हुआ, दूसरा जोशी फैमिली का जिसमें 3 लोग मारे गए, 4, 5 कत्ल अभयंकर की फैमिली में 9, और अनिल गोखले का 23 मार्च 1977 को 10वां कत्ल। इस 10वें कत्ल में पहली बार एक पुलिस को सुराग मिलता है। हालांकि सुराग पहले भी मिला था, लेकिन पुलिस ने उस तरफ कभी ध्यान दिया नहीं। जब 10वां कत्ल हुआ तो फिर से वैसे ही डरे हुए लोग पुलिस के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि कुछ कर नहीं रहे। तो बाकायदा फिर एक स्पेशल टीम बनाई हुई थी। उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो थे, एसीपी, जो इस पूरे मामले को देख रहे थे, मधुसूदन हुलियालकर, तेज तर्रार अफसर। तो जब अनिल गोखले की लाश मिली तो उस लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन नसीब अच्छा था, जो इस केस को वहाँ पे देख रहे थे इंस्पेक्टर मानिक राव ने जब अनिल के गले में फांसी का फंदा देखा, नायलॉन की रस्सी का, तो उसे कुछ याद आया। अब चूँकि सारी इंसिडेंट की फोटोग्राफी भी होती है, तो उसने पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद लाश को उषा की फैमिली, अभयंकर की फैमिली, इन सब के फोटोग्राफ्स निकाले, और उसने जब ध्यान दिया तो देखा कि इन सारे लोगों के गले में जो नायलॉन की रस्सी से फंदा कसा गया था, उसको गांठ बांधने का तरीका एक जैसा था। जैसे सभी में 2 या 3 तरीके के जो गांठ थे अलग, वो एक तरीका था, किसी में भी अलग अलग नहीं था। तो इससे पहली चीज़ ये क्लिक की कि इन सारे कत्ल के पीछे जो भी फंदा कस रहा है, गांठ बांधने वाला कोई एक शख्स है, क्योंकि वो अलग अलग नहीं। आमतौर पे जब गांठ बांधते तो कई लोग अलग अलग, कोई 1 बार गांठ देते हैं, कोई 2 देते हैं, कोई 3, कोई 4, कोई 5 अपने हिसाब। बट इन सारे गांठ का कॉमन एक तरीका था और एक ही तरीके से बांधा गया। ये पहला क्लू मिलता है। जब ये बात इंस्पेक्टर एसीपी मधुसूदन को बताता है तो पहली बार इन लोगों को लगता है कि शायद इससे कुछ इन्वेस्टिगेशन में मदद मिले। तो अब ये एक चीज़ क्लियर थी कि ये सारे कत्ल, अच्छा अभी तक ये था कि कोई बाहर से कातिल आ रहा, पुणे में वारदात करता और भाग जाता है, लेकिन जब ये गांठ वाली बात सामने आई तो पहली बार पुणे पुलिस को यह यकीन हुआ कि ये कत्ल के पीछे कोई बाहरी आदमी नहीं है, बल्कि कोई लोकल है और पुणे का ही है। तो अब अनिल के कत्ल की छानबीन करने की शुरुआत हुई और कहा गया कि इस अनिल के कातिल से ही बाकी कातिल मिलेंगे। तब पहली चीज़ ये की गई कि अनिल से आखिरी बार कौन कौन लोग मिला, उसे कहाँ देखा गया, उन लोगों को पकड़ना है।
चूँकि ये 24 मार्च को बॉडी मिल गई थी, 24 मार्च को ही लग गया था कि ये गांठ एक जैसा है, तो 23 मार्च को अनिल कहाँ कहाँ गया जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, तो इसी दौरान में एक अनिल का ही क्लासमेट मिला जिसका नाम था सुहास चंदक। तो बताया लोगों ने कि शाम को अनिल सुहास के साथ देखा गया था। पुलिस सुहास के पास पहुंची, सुहास को पूछताछ के लिए बुलाया तो वो वैसे ही घबरा गया। तो पुलिस को लगा कि ये हो क्या रहा है, तो फिर पता चला कि उसने कहा, पहली बार नाम लिया सुहास ने उस कॉलेज के, कि आप जो है एक्चुअली अगर इस केस को सुलझाना है तो आप इन 4 लोगों को पकड़िए जो हमारे ही कॉलेज के हैं, राजेंद्र, दिलीप, शांताराम और मुनव्वर। उसने कहा कि हाँ मैं कल था अनिल के साथ, लेकिन मुझे इससे कोई इसका कत्ल से लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे डाउट है कि ये चारों उसके साथ कुछ कर सकते हैं। तो उसने पूछा ऐसा क्यों? तब उसने बताया कि जब उषा का और ये कत्ल हो रहा था प्रकाश हेगड़े का, तो प्रकाश हेगड़े को उस सुनसान इलाके में जिस होटल वाले का जो बेटा था, इन लोगों ने इसी सुहास चंदक की मदद ली थी इन चारों ने, और कहा था कि उसको बुलाना है और उसकी बस ऐसे ही करेंगे हम लोग, उसके घर वालों से पैसे वसूलेंगे कि थोड़ा तुम्हारा किडनैप हो गया और बाकी कुछ नहीं है। तो सुहास ने कहा कि मुझे ये मालूम था, और तब उन्होंने कहा कि अच्छा। तभी फिर पुलिस ने उसके प्रकाश के फाइल निकलवाए कि ये प्रकाश आज तक तो मिला नहीं है। तो उसने कहा मैं लेकर गया था और इन चारों ने उसके बाद क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं प्रकाश को लेकर गया था इन चारों के बताए हुए जगह पे, उसके बाद मैं निकल गया था। तो जब ये हुआ और फिर प्रकाश के फादर को बुलाया गया, वो केस रीओपन किया गया, तो पता चला हाँ वो आज तक नहीं लौटा है। तो पुलिस को पहला अब ये हुआ कि ये कुछ ना कुछ तार जुड़ा हुआ है। तो सुहास चंदक के कहने के बाद उन चारों लड़कों को पहली बार पुलिस ने, वो पुणे में ही थे, खुलेआम थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कुछ हो नहीं रहा, गिरफ्तार करने की सोची। लेकिन फिर ये था कि अगर इतने सारे कत्ल ऐसे कर रहे हैं तो ये बड़े स्मार्ट होंगे, ज़हीन होंगे, गिरफ्तार कर लें और कोई प्रूफ ना मिले तो एक तरफ पुलिस का के ऊपर प्रेशर है, पब्लिक गुस्से में है, दहशत में है, तो लगेगा पुलिस बेगुनाहों को फंसा रही है। तो पुलिस ने कहा ठीक है, गिरफ्तार करने से पहले कुछ पुख्ता सबूत चाहिए, कुछ इनके पीछे अपने मुखबिरों को लगा दिया। पुलिस ने मुखबिरों को लगाया, चारों के ऊपर ट्रैप डाला, नज़र रखी इनकी गतिविधि पे। तो ये लोग आपस में एक दिन बात कर रहे थे फ़ोन पे, ये 4 एक दूसरे से। तो उस फ़ोन पे दूसरी तरफ ये था कि पुणे की पुलिस आजकल बहुत एक्टिव हो गई है और ये सारी बात कर रहे थे। तो उसमें बात में सिर्फ एक लाइन वो यूज़ करता है कि सब ठीक है, पुलिस का ख़तरा तो नहीं है। तो इधर से जो आवाज़ जाती है वो ये थी, और पुलिस उस फ़ोन को रिकॉर्ड भी कर रही है कि बॉस है तो फिर क्या ख़तरा है। तो ये जो बॉस शब्द उसने बोला, इससे पुलिस को अचानक, जो चूँकि पूरी इस केस की स्टडी की गई थी हर एक की, तो जो बाफना के फैमिली पे जब इन चारों ने धावा बोला था और वहाँ के 2 सर्वेंट से फिर मुकाबला करने के बाद ये नाकाम रहे और भाग गए थे, तो वहाँ पे जब बाफना ने कंप्लेंट लिखाई थी, जिसको उस वक्त पुलिस ने सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन पूरी कंप्लेंट थी, तो उसमें कहा था कि वो चारों जब भागने लगे तो बात कर रहे थे कि बॉस क्या करूँ, तो एक ने कहा यहाँ से निकलो, तो वो बॉस बॉस शब्द बार बार यूज़ कर रहे थे। फिर बाफना को बुलाया गया, उनसे हुलिया पूछा गया, इन चारों लड़कों से वो हुलिया मिल गया, बॉस शब्द मिल गया। तब पुलिस ने कहा इनको उठाते हैं। उसके बाद इन चारों को उठाया गया, चारों से उठाकर अलग अलग पूछताछ की गई पिछले 14 महीने में, जनवरी 1976 से लेकर 23 मार्च 1977 तक ये लोग कहाँ कहाँ थे। चारों के बयान अलग अलग थे, कोई कहता था मैं पुणे में था, कोई कहता था यहाँ था। तो बयान मैच नहीं कर रहे थे, अगर एक दूसरे के बारे में बोलता तो दूसरा उसके बारे में उल्टा बोलता था। पुलिस को मालूम चल गया कि ये सब गलत बोल रहे हैं। इसके बाद फिर पुलिस ने उनके ऊपर जाल फेंका और एक को उसमें से तोड़ा और कहा कि देखो तुम पुलिस की मदद करोगे हम तुम्हें बचा लेंगे, क्योंकि बाकी तुम्हारे साथियों ने सब उगल दिया, तुम्हारा भी नाम आ रहा है। वो झांसे में आ गया और उसके बाद उसने कहानी सुना दी। जो पहली चीज़ प्रूफ दी पुलिस को उसने, वो थी प्रकाश की लाश कहाँ फेंकी थी, एक लोहे के ड्रम में डालकर। उसके बताए हुए जगह पे पुलिस जाती है, वो ड्रम मिलता है, लाश जो कंकाल जो भी 1 साल बीत चुका था वो बरामद होता है। इससे साबित हो जाता है
इसके बाद फिर पुलिस बाकी कत्ल के बारे में पूछताछ करती है। तो उन्होंने जहाँ जहाँ से घर से जो लूटा था वो सारे सामान मिलते हैं, लेकिन कमाल ये था कि किसी भी घर से इनका फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला। उसकी वजह ये थी कि ये लोग रबड़ का ग्लव्स पहनकर इंसिडेंट जब वारदात करने निकलते थे तो कहीं भी इन्होंने अपना निशान नहीं छोड़ा, नंबर 1। नंबर 2, एक और अजीब चीज़ मिली थी। जहाँ जहाँ इन्होंने क्राइम किया वहाँ वहाँ जाने से पहले ये बहुत सारा सेंट परफ्यूम छिड़क कर जाते थे। वो अजीब सा था, आपको परफ्यूम वो अच्छा भी लगे, जो उस वक्त के पुलिस टीम थी उसने लिखा है, और बुरा भी लगे उसका स्मेल, तो परफ्यूम बहुत सारा छिड़क के जाते थे। तो ये एक अजीब चीज़ थी जात में। तो जब बाद में पता चला वो इसलिए छिड़कते थे ताकि जो पुलिस के डॉग्स हैं वो स्पॉट पे पहुँचे तो उनको फॉलो करते हुए, पीछा करते हुए वहाँ तक ना पहुँच सके, वो इस स्मेल में ही उलझ जाए। तो ये उनका एक तरीका था। तो पुलिस के पास सारी चीज़ें थी, उनके बताए हुए जगह से लाशें मिल गई थी, उनके पास से लूटे हुए लोगों के सामान मिल गए थे। अब तीसरी चीज़ ये थी कि जब किसी घर में 2 जगह इन्होंने किया था, एक जय और एक आनंद, वो जो लड़की थी 21 साल की और 19 साल का लड़का, इन दोनों को घर में आखिरी में सबसे मारा था। तो उसके कपड़े क्यों उतरवाए थे? तो भी इन्होंने बताया कि वो इसलिए ताकि एक तो वो घर से बाहर न जा सके मदद के लिए, क्योंकि कपड़े हैं नहीं, नंगा है तो वो, या नंगी है तो वो शर्म के मारे बाहर नहीं जा सकती पड़ोसियों से मदद मांगने। तो इसलिए वो सबसे पहले उसके कपड़े उसी को उतारते थे जिनको सबसे आखिर में मारना होता था। ये उनकी सोच, उनका मोडस ऑपरेंडी था, और फिर उसे मार देते थे। उन्हीं में से एक बंदा था जो फंदा कसने में माहिर था, वो फंदा मारता था, और सभी को नायलॉन की रस्सी से, क्योंकि इसमें पैसे कम खर्च होते थे चाकू या गोली खरीदने के मुकाबले। तो ये सारी चीज़ें आई। इसके बाद इन सब की गवाही और उसको देखते हुए फिर पुलिस ने हाईलाइट किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पुणेकर ने पहली बार 12-14 महीने के बाद तब चैन की सांस ली, जब उन्हें यकीन हो गया कि यही है जिन्होंने इतने सालों से पुणे, मतलब 1-1.5 साल तक पुणे को दहलाते रहे। फिर बाद में ये मामला कोर्ट में गया, पुणे सेशन कोर्ट में, और यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। 30 मार्च 1977 को ये पकड़े गए थे चारों, 30 मार्च 1977 को। 4 महीने तक सेशन कोर्ट में ये मुकदमा चला, बहुत ही तेज़ी के साथ। 28 सितंबर 1978 को पुणे सेशन कोर्ट ने इन चारों को सजाए मौत दी, मतलब फांसी की सज़ा दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके 1 साल के बाद 1979 6 अप्रैल को लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि इनको फांसी होगी। ये इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 1 साल के बाद 17 नवंबर 1980 सुप्रीम कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, मतलब उन्होंने कहा कि इसकी फांसी होगी, इसके साथ रियायत नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कत्ल किया था। जब कोर्ट के दरवाजे सारे बंद हो गए तब इन चारों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपील की रहम के लिए, मर्सी पिटिशन, और कहा कि हमें फांसी ना मिले। वहाँ से भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनकी मर्सी पिटिशन को अटेंड करने से मना कर दिया और रहम नहीं देने का फैसला किया। अब इनके लिए फांसी का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन कानून में बहुत सारे दरवाजे होते हैं। इन्होंने रिव्यू पिटिशन डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में। पुणे के लोगों को ये बात मालूम थी कि अपनी फांसी को टालने के लिए पैतरे आजमाएंगे। पुणे के 1000 अलग अलग लोगों ने, जो मशहूर वहाँ के लोग हैं, अलग अलग फील्ड के नामी लोग, इन सब ने 1000 लोगों ने मिलकर एक लेटर लिखा, साइन किया और सुप्रीम कोर्ट को भेजा, और कहा कि चूँकि तीनों कोर्ट इनकी फैसले को नामंजूर कर चुकी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी रिजेक्ट कर दिया है, अब ये आपके पास आ रहे हैं सिर्फ डिले कराने के लिए। जितनी जल्दी इन्हें फांसी हो वही इंसाफ है, वरना नहीं होगा। तो इसलिए आप इसको डिले ना करें। 1000 नामी लोगों ने, पुणे करके जो थे वहाँ के, जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये लेटर पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फ़ौरन सीरियसली इसको लिया और उसके बाद रिव्यू पिटिशन का निपटारा कर दिया। उसने कहा कि जो भी था सब कानून के हिसाब से है और फांसी होगी, फांसी नहीं रोक सकते ना, अब इस पर आगे डिले कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने फिर, इन चारों ने एक और खेल खेला, कानूनी दाव। उन्होंने कहा कि हम लोग मरने के बाद अपना अंगदान करना चाहते हैं सारे, ताकि जो बुरा काम किया अच्छा हो जाए। अब उसमें भी कुछ प्रोसीजर है, उसको करने के लिए वक्त लगता है। तो लोगों को मालूम हो गया था कि ये अंगदान करके भी वक्त, अपनी ज़िंदगी या अपनी सांसें खरीदने की कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर फिर लेटर गया
वो भी खारिज हो गया। अब आखिरी इनके पास हरबा बचा, तरीका बचा इस फांसी से जल्दी जो फांसी हो रही उससे बचने का। और उन्होंने वो तरीका ये कहा, 10 लोगों को फांसी का फंदा कसकर जान लेने वाले ये 4 लोग, इन्होंने कोर्ट्स में एक पिटीशन दी, एक अर्जी दी और कहा कि फांसी का फंदा गले में डालने से जो मौत होती है वो बड़ी तकलीफदेह होती है, इसलिए हमें फांसी देकर मौत न दी जाए, हमें इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाया जाए, जो कई देशों में है, मतलब जिस चेयर के अंदर करंट दौड़ता हो, और उस चेयर पे बैठा के हमें मौत दी जाए, फांसी ना दी जाए, क्योंकि उसके फंदे से जब गला घुटता है, दम घुटता है तो बड़ी तकलीफदेह होता है। ये वो कह रहे थे जिन्होंने 10 लोगों का अपने हाथों से गला घोटा था। तो ये उनका एक चाल था, क्योंकि फिर इसके ऊपर बहस हो, क्योंकि ये एक अजीब चीज़ होने जा रही थी कि मौत कैसे दें, इस पर भी बहस हो। फिर पुणे करके लोगों को लगा, अब ये देखिए कि पूरा पुणे उस वक्त एकजुट था, अक्रॉस द रिलीजन, अक्रॉस द कास्ट, अलग अलग पेशे के सब, कि इन 4 को इनकी सज़ा मिलनी चाहिए और जल्द मिलनी चाहिए। उन लोगों ने फिर मेहनत की। पुणे के नामचीन लोगों ने हिंदुस्तान के अलग अलग डॉक्टरों से कांटेक्ट किया, उनसे लेटर लिखाया, साइन कराए, दस्तखत कराए और कोर्ट में और सब जगह जाकर वो लेटर दे दिया। वो लेटर ये था कि मौत सबसे ज़्यादा किस चीज़ से तकलीफदेह होती है, फांसी से या इलेक्ट्रिक चेयर से। सारे डॉक्टरों ने राय दी कि फांसी से जो मौत दी जाती है उसमें तकलीफ़ कम होती है, इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा कर मौत दी जाती है जो, उसमें ज़्यादा होती है। इसलिए इनकी इस अपील को भी खारिज कर दिया जाए और इन्हें फांसी ही दी जाए। आखिर में ये उनका चाल भी नाकाम रहा और इसी के बाद 27 नवंबर 1983, 27 नवंबर 1983, मतलब 77 में इन्होंने क्राइम किया था और 83, 5 साल सिर्फ, राजेंद्र जक्काल, दिलीप सुतार, शांताराम कन्होजी, मुनव्वर हारून शाह, इन 4 लोगों को 27 नवंबर 1983 को पुणे के ही यड़वदा जेल में फांसी पर लटका दिया गया, 27 नवंबर की सुबह सुबह। काश हिंदुस्तान में सारे क्राइम जो करते हैं उनकी अगर सज़ा इतनी जल्दी दी जाती तो मुझे लगता है लोगों के अंदर डर खौफ बैठ सकता था। लेकिन ये एक नज़ीर है, ये एक एग्ज़ाम्पल है कि इतनी सारी चीज़ें हुई। 76 से 77 के बीच में क्राइम होता है, 4-6 महीने में लोअर कोर्ट अपना फैसला देती है, साल भर के अंदर हाई कोर्ट दे देती है, उसके 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट दे देती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसको ऊपर फ़ौरन संज्ञान लेते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद रिव्यू पिटीशन पे फटाफट फैसला हो जाता है, उसके बाद फांसी इलेक्ट्रिक चेयर से हो या फंदे से हो उस पर फैसला हो जाता है। हमें किडनी, लीवर, ये सब आँखें सब दान करनी है, उस ह्यूमन ग्राउंड पे टाइम मिले उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसके किए की सज़ा इन 4 को 5 साल के अंदर दे दी जाती है और फांसी दे दी जाती है। मुझे लगता है कि आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं है और 4 लोगों को एक साथ फांसी देने का भी शायद आज़ाद हिंदुस्तान में ये पहला केस है। तो ये जोशी अभयंकर मर्डर केस के नाम से पुणे में आज भी लोग इसको याद जो करते हैं खौफज़दा रहते हैं। वो 12-14 महीना उन्होंने कैसे काटे, कैसे दहशत में जी वो लोग, कि बहुत खूबसूरत पुणे शहर है। तो थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी मुझे, मैं उनका नाम ज़रूर कल शेयर करूँगा, मैं भूल गया, आज उलझा हुआ था। उन्होंने नाम अपना बताया है। सर गजानन खड़गे जी हैं। उन्होंने बोला अच्छा, लिंक भी मैंने भेजा था। गजानन खड़गे जी हैं पुणे से। तो थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से आज ये मैंने सुनाया, वरना अभी लिस्ट में फ़िलहाल नहीं थी। तो ये थी पूरी कहानी। अब आसिम से कहूँगा फटाफट। सर एक 40 भी सबका हो आज कहानी में। आज मुझे लगता है कि आप लोगों को शिकायत नहीं होगी, मैं इतना मतलब खो गया था कि 40 मिनट तक बोलता ही रहा। सर, आयुष अभिषेक, मोहम्मद आलम, निखिल डोंगरे सब बोल रहे हैं सर बॉस कौन है? इसमें से ये चीज़ आप लोगों ने जो पूछा, जो मैंने जहाँ तक जितना रिसर्च किया उसमें यह था कि जक्काल जो है इसमें, राजेंद्र जक्काल, ये इनका बॉस था। सर एक सवाल मिताली जी का है कि सर उस टाइम पे सीसीटीवी फुटेज नहीं थे, फिर भी इतनी जल्दी सजा हो गई। आज के समय में तो सीसीटीवी भी है, फिर भी सजा में इतना टाइम क्यों? बहुत सारी चीज़ें नहीं थी मिताली जी उस वक्त। मैं 77-78 की बात कर रहा हूँ, करीब 40-42 साल हो गए। फॉरेंसिक साइंस इतना तरक्की नहीं किया था उस वक्त। लोग इतने ज़्यादा जो आज के ज़माने में है या इस दौर में जिसमें हम लोग जी रहे हैं,
जितना ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, क्योंकि क्राइम भी बहुत बढ़ गया है, तब टेररिज्म भी नहीं हुआ करता था, ये सारी चीज़ें। तो ये वाकई उस वक्त की पुलिस, उनकी इन्वेस्टिगेशन, लेकिन सिर्फ एक को मैं क्रेडिट नहीं, मुझे लगता है पूरे सिस्टम को इसमें क्रेडिट देना चाहिए। पुलिस ने अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया, अदालत ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, ऊपरी अदालत ने भी अच्छे से किया, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से किया, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने भी लोगों की भावनाओं को देख के अच्छे से किया, जो पुणे के आम लोग हैं उन्होंने भी एक जिद ठानी थी कि ऐसे लोगों को अपने बीच रहने नहीं देंगे, इसे सज़ा दिलानी ही दिलानी है। तो कुल मिलाकर जब एक कोशिश सारे लोगों की इतनी अच्छी हो तो उसका नतीजा हमेशा अच्छा होता है। सर गीता भट्टाचार्य जी बोल रही हैं कि अनिल के पहले जो लोग मरे थे, प्रकाश को मारा था, तभी पुलिस ने क्यों नहीं देखा कि वो किससे लास्ट टाइम मिला था, इतना कत्ल ही नहीं होता। कई चीज़ें थी इस केस में, हालांकि इस केस को पॉजिटिव वे में भी बहुत सारे लेते हैं जिस तरीके से इसको सुलझाया गया, लेकिन इसकी कमज़ोर कड़ियाँ भी, जैसे मैंने बताया, प्रकाश की अगर फादर की ही वो लाइन लेते कि उसने जो रैंसम लेटर था तो उसमें प्रकाश ने अपना नाम प्रकाश लिखा था, जबकि उसको क्या नाम है उसका, अच्छा कौन से फिल्म का नाम था, ये देवदास लिखना होना चाहिए था, तो वो नहीं लिखा। उस वक्त पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। जब बाफना के घर पे अटेम्प्ट टू रॉबरी हुई थी, उस वक्त उन चारों के हुलिये और वो सारी चीज़ों को लेकर इन्वेस्टिगेशन होता तो वो भी नहीं हुआ। फांसी के फंदे का जो गांठ है वो अगर इससे पहले जोशी फैमिली या बैंकर फैमिली से मिलान होता तो भी शायद कई चीज़ें सामने आती। तो कई गलतियां तो थी। सर आशीष जी बोल रहे हैं, सर ये कहना क्या गलत नहीं होगा कि ये 1983 और 86 के टाइम के हिंदुस्तान के सबसे भयानक सीरियल किलर होंगे? आशीष जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। ये उस वक्त का सिर्फ ये पुणे का मामला नहीं था, बल्कि इसको लेके पूरे देश भर की भी, जब मैंने देखा उसमें तो अलग अलग शहरों में भी इसको लेके चर्चा हो रहा था। बाकायदा इस पर तो कई सीरियल बने हैं, मराठी फिल्म भी है इस पर जिसमें नाना पाटेकर ने रोल प्ले किया है। तो ये अपने आप में बताता है कि केस उस वक्त क्या, मतलब इसकी वो थी वहाँ लोगों के दिमाग में। सर नमन जी बोल रहे हैं कि ये लोग जो 4 अपराध की तरफ बढ़े थे, क्या इसके पीछे उस टाइम पे इनको किसी ने रोका नहीं था या इनकी फितरत बन गई थी अपराध? नमन जी ये सब तो इतना डिटेल में नहीं मालूम था, किसी ने रोका नहीं था क्या क्या था, लेकिन ये शुरू से था। पहले स्कूटर बाइक चोरी करते थे, फिर उनको लगा कि थोड़ा और ज़्यादा जल्दी पैसे कमाते हैं, फिर इस रास्ते पे निकल पड़े, लोगों को मारना, लूटना, घरों में घुसना। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे वो और आगे बढ़ रहे थे। सर सुंदर जी बोल रहे हैं, सर क्या निर्भया केस में सभी लोग साथ थे, तो वो भी अगर 500 या 1000 लोग मिलकर सिग्नेचर करते तो सरकार जल्दी फांसी दे सकती थी जैसे इस केस में? हाँ सुंदर जी, ऐसा नहीं हुआ। निर्भया केस में तो उससे ज़्यादा लोग एक साथ आए, पूरा देश एक साथ आया, पूरा देश एक साथ रोया, लेकिन 7 साल हो गए हैं, अभी तक किसी को फांसी नहीं हुई। इसमें एक तो जो मौत हुई है वो कुदरती हो गई है कि जेल के अंदर ही, बाकी किसी के साथ अभी तक इसमें इंसाफ नहीं हो पाया। तो 7 साल हो गए, जबकि जोशी या भयंकर केस में 5 साल के अंदर सब कुछ हो चुका था। हालांकि निर्भया ने तो झकझोर कर रख दिया था देश को, उम्मीद लगी थी कि कुछ जल्दी होगा, लेकिन फिर वही है कि सिस्टम कई बार सारे कानूनी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाना, अपील, तारीख, दलील, वकील, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे केस लटक जाता है। सर 2 सब्सक्राइबर हमारे पाकिस्तान से हैं, मंसूर अहमद खुसरो और आसिम नाजिर, बोल रहे हैं कि सर हम आपका प्रोग्राम देखते हैं, अभी हम मलेशिया में हैं और आपकी कहानी बताने का तरीका बहुत अच्छा लगा। खुसरो साहब, नाजिम साहब, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के प्यार के लिए। और खुसरो नाम सुन के आज बड़े ज़माने बाद मुझे अमीर खुसरो याद आ गए, तो थैंक यू वेरी मच। एंजॉय कीजिए आप लोग मलेशिया। सर गीता खन्ना जी बोल रही है, सर बुराड़ी केस में कुछ फाइनली पता लगा, क्या कुछ सच में? गीता जी, बुराड़ी केस क्लोज हो चुका है। पुलिस ने आखिरी फाइल यही दी है कि इसमें 10 कत्ल 1 मर्डर, मतलब जो घर का बेटा था बड़ा, उसी ने बाकी सबको धोखे से मारा और फिर ख़ुद भी कले के अंदर उसने फंदा कस लिया। और इसके पीछे मोटिव यही था कि वो अंधभक्ति, अंधविश्वास के उसके पिता सपने में आते हैं और वो कहते हैं मोक्ष प्राप्त होगा, भगवान के पास आना है तो तुम ऐसा ऐसा करो, पूजा करो, और फिर इन सब की आँखों पे, नाक पे, मुंह पे, हाथ पे पट्टी बांध दो और फिर इन सबको लेकर आओ। तो ये वो है केस। सर इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि अक्टूबर में इनकी बेटी की शादी है और आपको फैमिली के साथ वो बुलाना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मुबारक आपको बेटे की शादी की अक्टूबर में। अगर सब कुछ कूल रहा, ठीक रहा, क्रिमिनल ने छुट्टी दी और क्राइम न किया ज़्यादा, तो बिल्कुल कोशिश करूँगा। सर अनिल, चलो लास्ट, हाँ सर अनिल जी पूछ रहे हैं इस पूरे हत्याकांड में टोटल कितने लोगों की हत्या हुई थी? अनिल जी, मैंने बताया इसमें टोटल 10 लोगों की हत्या हुई थी। पहला प्रकाश था, दूसरा जोशी, उनके हस्बैंड अच्युत जोशी जी, देन उनका बेटा आनंद, इसके बाद ये 4 हो गए,
5 अभयंकर फैमिली के, हस्बैंड वाइफ, उनकी मेट 3, पोती 4, पोता 5, 5 4 9, और एक आखिर में अनिल का जो उसी कॉलेज का लड़का था। तो 10 कत्ल हुए थे और इस 10 कत्ल के लिए इन चारों को फांसी की सज़ा हुई थी। सर एक लास्ट हाँ। सवाल जी का कि कल जो फाइनल हुआ था, क्या आपको लगता है कि न्यूजीलैंड के साथ नाइंसाफी हुई और इंग्लैंड को कुछ फ़ायदा दिया गया है? रोहित जी, मैं स्पोर्ट्स में इन चीज़ों के लिए जगह नहीं रखता हूँ कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई क्या हुई। हालांकि आज मैं देख रहा था, एक हमारे यहाँ चल रहा था कि न्यूजीलैंड के साथ धोखा हुआ, पर मैं इसको नहीं मानता हूँ। हाँ, ये मैं ये मानता हूँ कि कल इंग्लैंड के साथ उसका लक था। उसकी 2-3 चीज़ें, एक वो बेन स्टोक के बल्ले से जो रन ले रहे थे और उसके बाद लग के वो बॉल जो 4 रन के लिए चली गई तो वो 6 रन मिला। अगर वो बल्ले से ना रन लगता तो वो 4 रन बच जाते, आखिर में काम आते। दूसरा, बॉल्ट ने जो कैच पकड़ा था बाउंड्री पे बेन स्टोक का, उसी अगली गेंद पे बॉल्ट को पता ही नहीं था कि मेरे पीछे बाउंड्री रोप है और मैं टच कर रहा हूँ। उसे लगा था कि काफ़ी पीछे है, तो वो कैच अगर हो जाता या वो कैच ना भी होता और बॉल्ट अगर उस बॉल को अंदर डाल देते तो वो 6 रन नहीं होता। तीसरा फिर ये कि 15 रन उन्होंने भी बनाए, 15 इन्होंने भी बनाए, लेकिन बाउंड्री उनकी ज़्यादा थी। तो हर तरफ से लक साथ दे रहा था इंग्लैंड का, और कल उन्हीं का दिन था। लेकिन मेरी नज़र में कल चैंपियन कोई नहीं बना, दोनों चैंपियन है। और मैं इसलिए शुरू में कहा था कि वर्ल्ड कप पे इंग्लैंड न्यूजीलैंड दोनों लिखा जाना चाहिए। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हाँ, कल हारा कोई नहीं, लेकिन जीता इंग्लैंड। तो आज इतना ही, इसके ऊपर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए। कल मुलाकात होगी रात 9 बजे। थैंक यू।